हम ये चाह रहे थे कि ये हाउस जब मुकम्मल हो तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये बात बोली है कि हम इनको कायम मकाम वजीर आला नहीं कहेंगे, ये वजीर आला है, इंतखाब दोबारा होगा। हमजा को हम लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर नहीं मानते, इसलिए तो उसका दोबारा इंतखाब हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर खराबी यही है कि हम प्ले विद करते हैं आइन की उन दफात के साथ जो कि नॉर्मल सूरत में नहीं होती। डांडी होती है अपना उसके लेवल पे, अपना डीसी के लेवल पे, एसपी के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैनेज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के मुताबिक काम नहीं किया। सुपर साइकिल है, हमारे वक्त में भी तो था ना, ये तो जो पिछले जून जुलाई से शुरू हुआ सही है। तो IMF जो था वो भी 2.5 साल हम भुगत चुके हैं उसको। वो तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो 2000 में तो हम फैक्ट्रियाँ खरीद लें, हम पता नहीं जहाज़ खरीद लेंगे, वो तो एक किस्म से मजाक ही बन गया। पहली बात ये है कि रूस से आपको ज़रूरी नहीं आप क्रूड खरीदें, तो आप डीजल भी खरीद सकते हैं, पेट्रोल भी खरीद सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो सीधा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। लाहौर हाई कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वजीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मशरूत रजामंदी जाहिर की कि वजीर आला के नए इंतखाब तक हमजा शहबाज ही वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज इलाही के दरमियान इत्तेफाक राय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब के इंतखाब का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जैसे तैसे करके पंजाब का सियासी बहरान हल होता हुआ नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही को वक्त मिल गया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर होने वाले जिमनी इलेक्शन के नताइज को अपनी फेवर में लाने का मौका भी मिल गया है, क्योंकि अब यही 20 नशिस्तें तय करेंगी पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून भी इसको अपनी फतह करार दे रही है और साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग, परवेज इलाही, इसको ये चीज भी इनको अपनी फतह करार देना है। लेकिन फतह आज हुई किसकी है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ही पिटीशन दायर की थी, उन्हीं के हक में फैसला आया था, फिर उन्होंने उसी चीज को हायर अदालतों में चैलेंज कर दिया और एक मुनासिब सा फैसला निकलकर सामने आ गया। मेहमान गिरामी से आपका तारुफ करवाते हैं जनाब मियां महमूदुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आज परवेज इलाही के साथ साथ नजर आ रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये मकबूल जान साहब हमारे उस्तादों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साहब अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आज दिन है महमूद रशीद साहब का, कामयाबी मिली है बड़ी, मैं उनसे शुरुआत करना चाहता हूं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, मैं अगर आज की सारे मामले को देखूं, किसकी फतह हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारी फतह हुई है, काफ लीग वो भी कह रहा है हमारी फतह, और नून लीग भी कह रही है हमारी फतह हुई है, तो किसकी फतह हुई है सर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये हमारी फतह है। अच्छा, इसलिए कि हम शुरू से ये बात कह रहे थे कि ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, ठीक है, कि 24 घंटे के नोटिस पे कि रीपोल होगा, सही है। अब उसके ऊपर ये इतनी इमरजेंसी में, जबकि हमारे 5 लोग जो थे जिनके नोटिफिकेशन होने थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से आज मेरे ख्याल 2-3 अफराद का नोटिफिकेशन हो गया, अल्लाह का शुक्र। इसी तरह हमारे कुछ लोग हज पे गए हुए हैं, 5-6 लोग, सही है, और 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि ये हाउस जब मुकम्मल हो तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना चाहिए। हमारी इस इस्तदा को अदालत उज़्मा ने मान लिया, ठीक है, और उनमें से 2 चॉइसेस उन्होंने रखे थे। एक चॉइस ये था कि हम 3 दिन के अंदर 36 घंटों का टाइम आपको देते हैं, क्या और आप उसमें रीपोल में चले जाएं। हम अगर आप कहते हैं जी हमजा चीफ मिनिस्टर न रहे तो किसी और को 3 दिन के लिए हम केयर टेकर बना देंगे, सही है, लेकिन आपको रीपोल में विदिन 3 डेज जाना होगा, सही है। दूसरा चॉइस जो हमारी तरफ से, जो स्पीकर साहब की तरफ से ये इस पे था कि ये हाउस मुकम्मल हो और उसके बाद आप इंतखाब में जाएं, सही है। अलबत्ता हम ये कह रहे थे कि हमजा को हम लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर नहीं मानते, इसलिए तो उसका दोबारा इंतखाब हो रहा है। लेकिन अदालत ने ये कहा कि ये दोनों रास्ते हैं, उस वक्त तक इसको बतौर
एक आर्जी इंतज़ाम के ये चीफ मिनिस्टर के तौर पे ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और हम आपको 17 के बाद की कोई डेट देते हैं। इस पे फिर हमने आपस में मुशावरत की और मुशावरत से फिर ये तय हुआ कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अगर हम अदालत उज़्मा के सामने रखते हैं, सही है, वो इलेक्शन रिगिंग के हवाले से है, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करना, डेवलपमेंट की चीज़ें करना, लोगों को विक्टिमाइज़ करना, हरास करना, ये सारी चीज़ें हमने रखी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें यकीन दहानी कराई कि इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं होगी। ठीक है। और हमजा शहबाज को मुखातब करके कहा कि हमजा साहब आप इसको रिग करेंगे इलेक्शन को। उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। तो फिर एक जज साहब ने ये कहा कि मैं आपके मुंह में ये अल्फाज डाल रहा हूँ, और उस पर फिर हमजा ने कहा नहीं जी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात, शरारत कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाब जो 22 तारीख की जिसके ऊपर तारीख तय हुई है, ये इंशाल्लाह इसमें पीटीआई का चीफ मिनिस्टर बनने के 22 तारीख तय कर ली गई है। 22 तारीख हो गई ना, अब 22 तारीख को इंतखाब होगा। उससे पहले 17 तारीख को जनाब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अभी भी कह रहे हैं गैर आईनी वजीर आला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये बात बोली है कि हम इनको कायम मकाम वजीर आला नहीं कहेंगे, ये वजीर आला है, इंतखाब दोबारा होगा। बलीगुर रहमान साहब को भी आपने गवर्नर तस्लीम कर लिया था, अब आपने वजीर आला पंजाब की हैसियत से हमजा शहबाज को भी तस्लीम तो कर ही लिया है ना, इस बात को तो माने ना सर। देखें इसमें मैं ये समझता हूँ ये हमारी फतह है। हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं, इसलिए तो दोबारा इंतखाब हो रहा है। अच्छा। अब एक टेम्परेरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमने कहा जी हम तौन करन इसको मान रहे हैं, लेकिन लेजिटिमेट तो हम नहीं मान रहे। ये तो अगर दोबारा इंतखाब होना तो वजीर आला वो उसका इंतखाब ठीक होता तो दोबारा इंतखाब क्यों होता। क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोबारा इंतखाब हो रहा है, दोबारा इंतखाब इसलिए हो रहा है कि इसका पहला इंतखाब ठीक नहीं था। सही है। और वो अदालत आलिया ने भी कह दिया कि इंतखाब ठीक नहीं था। अब इस बहस में हम पड़े रहते हैं कि इसको वजीर आला मानते हैं कि नहीं मानते। या असल जो हमारा मकसद है कि आइंदा जो इंतखाब हो वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें पीटीआई अपने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अक्सरियत के साथ सीटें जीत कर आएगी। और हमें यकीनी एक सवाल मैं सर आपसे और करना चाह रहा हूं, फिर अपने उस्ताद और ये मकबूल जान की सर ये बताइएगा, लेजिमेट आप कह रहे हैं कि नहीं है और गैर आईनी है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो ये पैदा होता है ना, अगर गैर आईनी है तो इनको हटा के मामला उस्मान बुज़दार की तरफ जाना चाहिए था ना। उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफा था वो भी तो गैर आईनी था, आप वो कह रहे हैं कि वो भी तस्लीम नहीं किया जाना है, वो भी अभी तक वजीर आला पंजाब रहते अगर हमजा शहबाज वाकई में तौर पर गैर आईनी वजीर आला है। लेकिन अदालत ने इन चीज को तस्लीम तो किया ना कि जनाब हमजा शहबाज ही वजीर आला है, और यह पॉइंट क्यों नहीं उठाया आपने कि जनाब ये सारा मामला इसको उस्मान बुज़दार की तरफ लेके जाते हैं और उसके बाद अगले इलेक्शंस 22 तारीख को करवा देंगे। देखिए उस्मान बुज़दार तो अंडर डिस्कशन नहीं थे। अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर 2 ऑप्शंस हमारे सामने रख दी थी और उन्होंने बरमला कहा कि स्पीकर साहब, परवेज इलाही साहब, हम दोनों बातें आपकी नहीं मान सकते। अच्छा, दोनों नहीं मान सकते, 2 मुतालबे करें और दोनों मान लें। ठीक है, आपकी ये बात हम मान लेते हैं और ये हमें ज़्यादा बेहतर लगी कि हमारा हाउस मुकम्मल होगा, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीतने के हमारे चांसेस होंगे। ये जो ज़िमनी इंतखाब में ये पीटीआई की सीटें थीं और इस पर हमारा सारा फोकस होगा और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के अंदर कोई रिगिंग वगैरह का ये ना करने पाए। और अदालत आलिया ने भी ये बाकायदा अपने हुक्म के अंदर लिख दिया है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उस्मान बुज़दार तो कहीं ज़ेर बहस नहीं थे इन पिटीशंस के अंदर। ये था कि कोई भी केयर टेकर निज़ाम वो ले आते, ये हमारा मुतालबा था और हमने ये कहा कि हम हमजा को नहीं मानने के लिए तैयार उस वक्त तक ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो फिर जब अदालत ने ये कहा कि अगर आप नहीं तैयार तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि हम 3 दिन के बाद 36 घंटे के नोटिस पे रीपोल का ऑर्डर करते हैं। सुटेबल तो था नहीं। ठीक है सर, और ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल है गुफ्तगू। और साहब ये बताइएगा, आज जो सारी सूरत हाल हुई इसमें विन विन कंडीशन अगर मैं समझूं तो सर नून लीग नहीं, अगर आपको नहीं लगता कि विन विन कंडीशन है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को जितनी मोहलत चाहिए थी वो उनको मिल गई। अगर आज इंतखाब हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इस सारे के सारे सिनेरियो में
मेरी आवाज़ मुझे गूंज रही है, इसको ठीक करवा लीजिएगा यार, आवाज़ ठीक कीजिए जरा। अच्छा, इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर उनका आज का दिन जो था वो ख़ास तौर पे एक प्लान्ड सूरत हाल थी और वो नज़र आ रहा था क्योंकि उनके नंबर्स पूरे थे और उस नंबर्स के हिसाब से वो चलना चाहते थे। लेकिन क्वेश्चन था वो डेमोक्रेसी का था। डेमोक्रेसी में बुनियादी तौर पर एक आदमी जो है वो हाउस की मेजॉरिटी लेता है। ये जो सेकंड प्रोविजन रखा होता है ये होता है कोई टेक्निकल किस्म का मसला हो, कोई बीमार हो या बिल्कुल तकरीबन थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना हल्का फुल्का सा मार्जिन हो, तो उस वजह से कहते हैं कि चलो ठीक है रन ऑफ इलेक्शन के अंदर उसको कर लिया जाए। लेकिन जो बुनियादी तौर पर यह है कि वो इलेक्शन तो पूरे 371 के हाउस का होना चाहिए था। अब अगर आज हमजा शहबाज को वो इंतखाब हो जाता, वो जीत जाते, तो क्या 15 दिन के लिए होते? क्योंकि 15 दिन के बाद तो हाउस में कंप्लीट होना था। ऑब्वियसली बात है। पाकिस्तान के अंदर खराबी यही है कि हम प्ले विद करते हैं आइन की उन दफात के साथ जो कि नॉर्मल सूरत में नहीं होती। ठीक है। दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यू के लोग होते हैं। मतलब मैंने कल भी एक जगह मिसाल दी थी, जैसे डिगॉल है, उसने उसको कहा था मैंने कोई रिफॉर्म लाना चाहता हूं, मुझे वोट दो। 56% वोट मिले, कहता नहीं मुझे ज्यादा चाहिए। वो नहीं, उसने हुआ दोबारा इलेक्शन में गया, 75% वोट लेके आया। दुनिया डिगॉल को याद करती है कि उसने काम किया, फ्रांस को बना गया। सही है। यहां पर भी होना ही चाहिए था कि ये क्या ये जो हाउस है ये मुकम्मल तौर पर उसको कंप्लीट होना चाहिए था। तो आज तो बुनियादी तौर पर उनका बेसिक प्लान जो था कि हम कल एक लेजिटिमेट वज़ीर आला के तौर पे उठ के आएंगे और उसके बाद आगे आके हम जो हम चाहे करेंगे और उसके बाद इलेक्शन को रन करेंगे। दूसरी मुझे ये समझ नहीं आई क्योंकि ज़्यादा है सारा है अबव कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के मुताबिक काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन है 187 के तहत, अच्छा, दैट इज है कंप्लीट जस्टिस को प्रिवेल करने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। उस जुरिस्डिक्शन को उन्होंने बेसिकली इस्तेमाल किया है और आप देखें उन्होंने कहा है कि हम हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं मान सकते क्योंकि जाहिर बात है कि हमजा शहबाज जो है वो उसको इलेक्शन के हिसाब से, वरना इलेक्शन ना होता है कि वज़ीर आला मानते हैं। हम उसको केयर टेकर भी नहीं कह सकते क्योंकि आइन के प्रोविजन से केयर टेकर भी नहीं आएगा। हम कुछ कहेंगे उसको, वो फैसले में बताएंगे। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट सा मसला। वो क्या कहेंगे, कौन सा नाम तजवीज़ देंगे, क्या चीज़ करेंगे, जैसे मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव कहा था। लेकिन असल मसला ये है कि महमूद रशीद साहब तो अभी मतलब इस वक्त मरंजा मंजी में कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन को जानता है और पाकिस्तान के जो सारी ये एजेंसियां नहीं कराती होती धांधलियां, धांधली होती है छोटे लेवल पे, SHO के लेवल पे, धांधली होती है अपना उसके लेवल पे, अपना DC के लेवल पे, SP के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैनेज होती है। और हमें तो पता है इलेक्शन कमीशन की कैपेबिलिटी क्या है। हम तो रात को 11 बजे पोलिंग स्कीम देते थे, सुबह इलेक्शन होता था। वहां वो यानी उसको बिल्कुल नहीं पता होता एक सेशन जज को या जो भी बंदा है जो उनका बंदा आता है कि कौन सा टीचर नून लीग का है, कौन सा PTI का है, कौन सा किसका है। तो ये मुझे सिर्फ डर ये है कि आज तो ये मरंजा मंजी में मान आए हैं, कल को अगर अब कोई मसला हुआ, किसी पोलिंग स्टेशन में हंगामे हुए, तो क्या ये फिजा कायम रहेगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ एक आदत बन गई हुई है हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। नून लीग की बन चुकी है, पीपल पार्टी की बन गई है। वो आइंदा आने, और ये जब वज़ीर आला नहीं होते तो ये लोग जो हैं ये बड़े बड़े सेक्रेटरी जो होते थे, मैंने देखा हमारे साथ होते थे। जब शहबाज शरीफ को उतारा गया था वो तो कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए मेरा ख्याल है, तो सारे वही बैठा करते थे, सेक्रेटरीट में जाता ही कोई नहीं था, तो समझते वापस आएंगे। तो ये जो कैफियत है, और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चले भी जाएं तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह का यहाँ पर बुद्धू का हवा है ना, और जितना उनके लोग हैं जिन इलेक्शन ऑफिसर जो हैं, हम उनको जानते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को जानते हैं। ठीक सर, एक चीज और भी है, मतलब मैं 2 सवालात मैं आपके सामने रखूंगा, दोनों का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि आप दें। सर, ये वजीर आला का जो इंतखाब था ये गैर आईनी है, निगरां वजीर आला भी नहीं है, तो सर अब एक तारीख लिखी जाती है ना पाकिस्तान की, उसमें भाई ये वजीर आला इतने दिन के लिए रहे, ये वजीर आला इतने दिन के लिए। जैसे पाकिस्तान की तारीख में डिप्टी वजीर आजम भी रहा है, आपको पता होगा सर ये बात ना, और ये काफी लिख के ही रहे हैं, तो ये वाकई में लिखा जाएगा इनका नाम? क्योंकि अगर लिखा गया तो फिर ये तो आइन ही हो गया। और दूसरी बात सर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जनाब ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वो ये समझ रहे थे कि जनाब आज अगर हो जाता तब भी हमारे पास नंबर है, आगे हो जाता तब भी हमारे पास नंबर है। देखिए, पहली बात तो है कि नून लीग ये समझती है कि हम बुनियादी तौर पर इलेक्शन खेलने के और खिलाड़ी हैं और ये आज़ाद नशिस्तें थीं और इनको हम जानते थे, हम मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जिस वक्त मार्च में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश हुई थी इन सारों के पास, जो कि जिन्होंने रिजीम चेंज की है, तो मैंने वो रिपोर्ट्स देखी हैं।
वो रिपोर्ट्स ऐसी थी कि जिस समय इमरान खान को हम निकालेंगे तो पीपल पार्टी जो है ये एक हाउस ऑफ कॉर्ट, पीटीआई जो हाउस ऑफ कॉर्ट की तरह बिखर जाएगी। अच्छा। इनके लोग इधर उधर हो जाएंगे ताश के पत्तों की तरह, और इनको लोग जो है रास्ते में पकड़ेंगे, गिरबान पकड़ेंगे। तुमने 3 साल में किया क्या, और इमरान खान तो सामना नहीं कर सकेगा। सही है। तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने बड़ा दावा करा के रजीम चेंज कर ली। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हुआ कि एक आदमी जो था वो ऊपर से पहाड़ से गिर रहा था, नीचे इमरान खान खड़ा था, उन्होंने इमरान खान को निकाला, पीछे नीचे शहबाज शरीफ को डाल दिया कि अब तुम इस पत्थर के नीचे तुम आ जाओ। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की हमें पता है ना ये एजेंसीज क्या कर, अब उनको अंदाजा नहीं है कि पब्लिक जो है वो ये देखे 5 करोड़ आपका वोट है और 8.5 करोड़ मोबाइल है, यानी वोटरों से ज्यादा मोबाइल हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि पीपल आर एजुकेटेड। अब वो सूरत हाल नहीं रह गई। तो अब यह है कि अब ये फ्लो चलता है, ये आगे चलेगा। अब वो मैनेजेबल इतना उस तरह का आसान काम नहीं रह गया हुआ। है। तो अब किसी वक्त कुछ भी रिजल्ट हो सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, ये तो इनको किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, पीटीआई वाले कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उनके लिए खुद हमजा शहबाज ने गलती की कि हमजा शहबाज वहां अकेले होंगे, इमरान खान तो जलसों में जाएंगे, वो तो कोई उनका वो मसला नहीं है। इधर से मरीम नवाज निकलेंगी, मरीम नवाज अब निकली नहीं, उनका अपनी इफेक्टिवनेस के मसाइल हैं और बहुत से मसाइल चल रहे होंगे। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि उस इलेक्शन वाले दिन जो कुछ होना है, क्या वही माहौल होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट में था? ये है सवाल। और ये तो पीटीआई को देना पड़ेगा। मतलब आपका जवाब भी इसमें नफी में ही होगा, मस्बत में नहीं होगा। बना के मान के हमने गलती नहीं की, वो बहुत अच्छा, ही वाज अ गुड गाय, बहुत अच्छा बिहेव किया, उसने पर काट दिए थे। पर नहीं कटते होते एडमिनिस्ट्रेशन में। इफ यू आर वजीर आला, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है सर, मैं जरा महमूद रशीद साहब को भी दोबारा शामिल गुफ्तगू करता हूं। महमूद साहब ये बताइएगा 17 तारीख को होने जा रहे हैं। 17 तारीख को आप क्या लगता है आपको कि आपके जो नंबर्स हैं आज तो चले आपके नंबर्स कम थे, वो भी इस वजह से क्योंकि कुछ लोग हज करने के लिए गए हैं, कुछ लोग गैर हाजिर हैं और आपको टाइम भी बहुत कम मिला, लेकिन आप पर उम्मीद है 17 तारीख को 20 सीटों पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो आप ही के नुमाइंदे थे और उनको डी-सीट कर दिया गया था, वो आप ले लेंगे सारी सीटें, या आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप ले पाएंगे? देखिए, ये तकरीबन 18 सीटों के ऊपर हम तमाम सर्वेस के अंदर वो आगे जा रही है पीटीआई। किसी जगह 10%, किसी जगह 15%, किसी जगह 20%। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस 20 में से 15 सीटें भी जीत जाएं, जो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर हम जीतेंगे, जहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है, और इस आजकल ये जो पिछली हुकूमत ने मौजूदा ने 2 महीनों के अंदर मौजूदा हुकूमत ने जो भुरकस निकाल दिया है अवाम का, महंगाई से लोग बिल बुला रहे हैं और उनकी चीखें निकल गई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, लोड शेडिंग से, बिजली के बिलों में इजाफे से, और कंज्यूमर आइटम्स जो हैं उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं। इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा इंशाल्लाह वो पीटीआई को मिलेगा। लोग अब इमरान खान के दौर को याद करना शुरू हो गए हैं कि काश इमरान खान ही हुक्मरान होते। इन हुक्मरानों ने आके हमारा भुरकस निकाल दिया और हमारी जिंदगी जो है ना, आपको नहीं लगता आपने खुद ही इस बात को वहां के जनाब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन एक खदशात थे आपको कि वजीर आला के होते हुए, यानी हमजा शहबाज के होते हुए, जो इलेक्शन 17 तारीख को होंगे उसमें उनका इन्फ्लुएंस होगा, वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, सरकारी दबाव होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मुतमईन है ना अब आपको कोई इसकी टेंशन तो नहीं है ना, क्योंकि ये प्रपोजल आपने खुद रखा था कि जनाब तस्लीम कर लेते हैं इनको। देखिए दो आप थोड़ी सी चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। बताइए। 2 चॉइसेस सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखे। नंबर 1 कि 36 घंटे के बाद इलेक्शन है, रीपोल है, वो पॉसिबल और नहीं उसमें हम गवर्नर को या किसी और को कहेंगे कि वो 3 दिन के लिए केयर टेकर आ जाए, लेकिन इलेक्शन 36 घंटे के बाद होगा। आया वो सिचुएशन आपने अडॉप्ट करनी है या ये अडॉप्ट करनी है कि हाउस मुकम्मल हो जाए और आप जो कह रहे हैं कि हमारे लोग हज पे गए हैं, हमारे लोगों को नोटिफिकेशन होना है मखसूस सीटों पे और उसके बाद ज़िमनी इंतखाब के बाद होना है, या दूसरी सूरत आपको कबूल है? हम उसमें हमने ये कहा कि हम हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर लेजिटिमेट नहीं मानते, तो अदालत ने कहा जी आपकी दोनों बातें नहीं मानी जा सकती। तो स्पीकर साहब को कहा, परवेज लाई साहब को,
कि आपकी दोनों बातें नहीं मानी जा सकती, फिर आप पहली बात पर आ जाए और हम वो फैसला करने चले। लगे। मतलब आपके लिए वो ज्यादा इजी था, इसलिए आपने वो रास्ता। महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मेहमान गिरामी से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये मकबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और महमूद रशीद साहब काफी ज्यादा मुतमईन नजर आते हैं कि जनाब 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाब होगा, 22 तारीख को वजीर आला का इंतखाब होगा और हम पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अक्सर लोग इस सारे अमल को नून लीग की जीत करार दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अगर इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी ज्यादा जिद्दोजहद के बाद हुकूमत बनती है, तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे पहला मुतालबा था और बुनियादी मुतालबा था कि जनरल इलेक्शंस कराए जाएं, इतनी मिन्नतों और इतनी मेहनतों और इतने सारे मसलों के बाद अगर पंजाब हुकूमत बनती है, तो जनाब जनरल इलेक्शंस की फिर बारी इस साल तो नहीं आती ना। ये जरा महमूद रशीद साहब से सवाल करते हैं। महमूद साहब ये बताइएगा, अक्सर लोग ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये फैसला लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में चली गई है, और क्योंकि अगर आप पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो क्या आप जनरल इलेक्शंस के लिए अगले महीने पंजाब की हुकूमत तोड़ देंगे क्या? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हम बंद गली से निकल आए। अच्छा। और हमने एक रास्ते का तयन कर लिया है, और वो रास्ते में अगर हम यहाँ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में, तुरब का पत्ता हमारे हाथ में होगा। अच्छा। फिर ये लोग हमारी मिन्नत समाजत करेंगे कि आए बैठे जी, बैठ के हमको रास्ता निकालते हैं कि अर्ली इलेक्शंस में चले जाएं। इसलिए हमें यकीन है इंशाल्लाह कि इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर बना हुआ है और ऑन ग्राउंड जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं और जिस तरह से लोग नफ़रत और हकारत से देख रहे हैं इस रजीम चेंज के सारे इस सिस्टम को जो अडॉप्ट किया गया है, तो सियासी तौर पर तो बड़ा बैकफुट पे है इस वक्त नून लीग और उनके अलाइज। मैं नहीं समझता कि उनका कोई एक कैंडिडेट भी शायद पंजाब के अंदर जीतने पाए। ठीक है। अच्छा, और ये साहब ये बताइएगा, यही सवाल मेरा, इतनी मेहनत के बाद, इतनी ज्यादा परेशानियों के बाद पंजाब हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग बना लेती है, नून लीग को सेटबैक हो जाता है, और अगले ही महीने क्या ये मुतालबा करेंगे जनाब जनरल इलेक्शंस कराएं और तोड़ दें? और दूसरा, बजट पेश किया गया है, उस बजट की क्या आईनी और कानूनी हैसियत होगी फिर? देखिए, बजट की आईनी कानूनी हैसियत है, वज़ीर आला का नाम भी मौजूद हो तो बजट तो पेश हो सकता है ना। इंटरम वज़ीर आला भी बजट पेश करते रहे हैं, और बजट की मंजूरी तो होती है असेंबली ने करनी देनी होती है, और बजट तो चलाएंगे, वो जाहिर बात है, पेश हो गया चलेगा। अब वज़ीर आला से कोई तरह, वज़ीर आला अवान में ना भी हो, वोट ना भी दे, तब भी बजट पेश होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम जितने भी हैं उनके बारे में एक कैबिनेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैबिनेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होती है। अब जॉइंट कैबिनेट की कितना अर्सा कैबिनेट ही नहीं, अब वो उसकी भी इंडेमनिटी दे दी इन्होंने कोर्ट ने कि ठीक है वो काम सारे जायज़ है। पाकिस्तान में यही तो होता है। मैंने आपने कहा ना कि ये बुनियादी तौर पर जो फैसला है ये आइन से बालातर और मुख्तलिफ था। आइन के अंदर इन फैसलों की गुंजाइश नहीं होती कि आप सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करे और उनसे पूछे। ये पंचायत तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बुक को खोलना है, उसके साथ से बात करनी है, और बुक के साथ से शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ कलज़म होना चाहिए था, क्योंकि सारा कुछ इलीगल हो रहा था। और बुनियाद रखी गई थी लाहौर से, और वो आगे चलती ऊपर तक चले गई थी। अब उस बुनियाद को कहीं तो खड़ा करना था। इतना कुछ पानी पुलों के नीचे से बह गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आके पंचायत की तरह पे आ गए। आपसे पूछा आप क्या चाहते हैं, आपसे पूछा क्या आप चाहते हैं, आप क्या। मुझे डर इस बात का है कि इस वक्त जो हालात बन गए हैं, जो मरंजी आ गई है, जो एक ऐसी कैफियत आ गई है कि अब बहुत अच्छा हो गया है, वो भी कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, वो भी कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, वो भी कहते हैं बहुत बुरा हो गया, ये भी कहते हैं बहुत बुरा हो गया। ये दोनों तरफ चीज़ आ गई है। ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में जो छोटे लेवल की धांधली होती है उसका बड़ा इफेक्ट होता है। आप कोई ना किसी किस्म को मुराद देते हैं, कुछ 4 आदमियों का केस वापस कराते हैं, कुछ 4 आदमियों के ऊपर झूठे केस बनवाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये 15-20 दिन के अंदर बहुत होती हैं, और अब यही 15-20 दिन होते हैं। आप किसी को किसी का पुराना मौका खोल देते हैं, किसी को 2 नौकरियां दे देते हैं कि ये सारी चीज़ें, इसको कैसे रोकेंगे, इसको कैसे रोकेंगे? ये वो चीज़ें होती हैं कि जो बाद में आपके लिए तूफान बन जाती हैं। आप कहते हैं ओहो मेरे साथ ये हो गया, मेरा एक आदमी था उसको 100 वोट थे, उसको हमने नौकरी दे दी, अब हमसे बात तो नहीं होगी थी तो किसी नीचे होगी, वो तो कह गए, वो तो रूटीन के अंदर चला गया।
या जो मेरा इतना अरसे का जनाब केस था, उस केस के अंदर मुझे फांसी के तौर पर हो जाना था, मैं नॉमिनेट हुआ था, वो उस खाना बेस से निकाल दिया। ये रेगुलर फेवर्स होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन देती हैं। ठीक है। अब इसका ना तो पार्टियां बैठ के कोई इलाज करती हैं, मैं सही कहता हूँ, तकलीफ जब आती है कि इसका कोई इलाज कोई नहीं होता। अच्छा। कि ये कैसे होता है, क्यों? क्योंकि ये इन्होंने एक पकड़ लिया हुआ है कि फोन आता है जी तो बंदा उधर हो जाता है। आईएसआई ने फोन कर दिया किसी और ने, वो बड़े हायर लेवल पे चीज होती है। आईएसआई भी जब प्ले करने लगती है तो एसएचओ के थ्रू करती है, पटवारी के थ्रू करती है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर से करती है, ऊपर लेवल के बड़े लेवल पे आईजी चीफ सेक्रेटरी से करती है। तो ये चीज़ जो है मुझे कहता है कि जब 20-22 के इलेक्शन से पहले जब आएंगे नोटिफिकेशन होके, तो अगर इनको अपनी तवक्कुआत से कम वोट मिले तो क्या ये करेंगे, या अगर उनको तवक्कुआत से कम मिले तो क्या होगा। ये है, क्योंकि मसला इन्होंने हल करना है, मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हल करना। सही है। ये इनको जितनी जल्दी मसला है, पहले तो इलेक्शन कमीशन का मसला हल कराएं कि उसको कितना आज़ाद होना चाहिए, कितना खुद मुख्तार होना चाहिए, उसके साथ साथ अपने प्रोसेस का मसला हल कराएं। और तीसरी बात यह है कि जनरल इलेक्शंस के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट क्या आएगी। काफी दिनों से कंसेंसस ही नहीं हो पा रहा, आखिर में जाके अदालतों में जाके तो जाके वो क्या नाम है अपना वजीर आला, तो ये बड़ा मसला है। ये महमूद रशीद अच्छा, और साहब मैं क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं महमूद साहब से, अगर आप इजाजत दें सर। महमूद साहब ये बताइएगा, अब तो खैर जो नंबर्स हैं वो तमाम चीज़ हमारे सामने, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है, नून लीग के अपने लोग इस वक्त नून लीग की पॉलिसियों से खौफ नजर आते हैं, गुस्से में नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हम आइंदा नून लीग के टिकट पर इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे और हम इनके साथ चलना भी नहीं चाहते। तो आपसे किसी ने राब्ता किया नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से कि यार हम आपको वोट देना चाह रहे हैं या फिर अगला इलेक्शन आपसे लड़ना चाह रहे हैं? वो राब्ते हुए? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है। हमें 15-20 दिन मिल गए हैं, और जो इस वक्त सियासी लोग हैं हलकों के अंदर, उन्हें भी आइंदा इलेक्शन जीतना नून लीग के प्लेटफार्म से वो खौफज़दा हैं, और कई लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं आपके, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलें सर, पूरे टाइम हमारे साथ महमूद रशीद साहब मौजूद है और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं जनाब मईशत की, आखिर ये हुआ क्या है। हुकूमत में आने से पहले तक नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया करती थी, महंगाई पर बात किया करती थी, पेट्रोल महंगा होने से क्या होता है जलसों में सब कुछ बताया करती थी। क्या कहा करती थी पहले आप सुन लें, वरना मैं अगर कुछ बयान करूंगा तो गलत हो जाएगा। ईद की आमद है और पेट्रोल की कीमत जो है ना वो 118 रुपए है। अब वो महंगाई थी तो आज तो 250 हो गई है भाई, और ईद की आमद आज भी है। अब आज मरीम नवाज की जमात और उनके चचा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मुश्किल फैसलों के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं, और महंगाई जनाब कहां से कहां पहुंच गई है, इसका अंदाजा अदारा शुमारियात की आज होने वाली रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 21.32% है, जो गुज़िश्ता की बुलंद तरीन शरह है। जून में महंगाई की शरह बढ़कर 21.32% हो गई, जो दिसंबर 2008 के बाद महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा महंगाई 14.6% रही थी, जो कि ज्यादा है, जबकि रवां साल मई के मुकाबले में जून में महंगाई की शरह 6.34% का बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद यह शरह 21.32% पर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन जनाब ये मईशत को आखिर हुआ क्या है, कुछ बात कर लेंगे इसी वाले से। जनाब हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, उनसे भी मजीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब के क्या इसमें सारी सूरत है। शौकत तरीन साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये क्या करके गए आप लोग मईशत का हाल, कि आज जो है वो मईशत उठने का नाम ही नहीं ले रही है, 250 के करीब पेट्रोल हो गया है, डॉलर है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हुआ क्या, ये हर चीज का धड़न तख्ता क्यों हो रहा है सर? देखिए जी, शुरू में ही आप देखेंगे, हम पहले भी कहते रहे थे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो वो इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। अच्छा। और फिर अगर नए लोग अगर आएँ और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो और वो भी अगर पूरे डिसीजन वक्त में ना लें तो वो उसके बाद जो है इन्वेस्टर घबरा जाता है।
इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने आए और इन्होंने 6 हफ्ते तक तो इन्होंने हमारे पे मलबा डालते रहे रोक के रखा लेकिन और इन्होंने जो मेजर डिसीजन थे वो नहीं लिए। सही है। तो जिसमें पेट्रोल प्राइसेस थी, जिसके बीच में इन्होंने ज़ाहिर है कि जो बाकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थी वो सारी रोकी हुई थी इन्होंने। और फिर इन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसमें इन्होंने कहा कि जनाब वाला फिजिकल डेफिसिट 10% ऑफ GDP होने वाला है, मतलब 6400 बिलियन हो जाएगा और ये जो है करंट अकाउंट डेफिसिट $22 बिलियन हो जाएगा। सही है। तो जब इस किस्म की बातें की तो लोग घबरा गए और उन्होंने कहा ओहो ये तो यार बहुत ज़्यादा मतलब लोग बोरिंग होने वाली है आखिरी क्वार्टर में। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े तो स्टॉक मार्केट वगैरह नीचे गिरी। लेकिन सर आपने 6 जैसे हफ्तों का इन्होंने जिक्र किया, मैं आपना चाहूंगा कि 6 हफ्तों तक जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फैसले लेने थे वो नहीं लिए और उसमें आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिक्र किया। तो जनाब अगर आप होते तो क्या आप भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो ये सारा मलबा आप पे डालती है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्या वाकई महंगाई करना मौजूदा हुकूमत की जरूरत है या फिर माजी की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसी सुरंगें बिछाई हुई हैं कि उसकी वजह से महंगाई करना पड़ रही है? क्योंकि अभी शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रूस से तेल लाना भी एक मजबूरी है, जरूरत है, क्या है, उनसे सवाल करेंगे। शौकत साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि जो शुरू के दिन थे 6 हफ्ते, उसमें हुकूमत ये सोचती रही कि उन्होंने करना है तो करना क्या है, और उसमें आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इजाफा भी बताया कि जनाब ये कीमतें उन्होंने बढ़ानी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ाई। तो आपकी अगर हुकूमत होती तो आप रूस से तेल ले आते, और अगर नहीं लेकर आते तो क्या आप लोग इसमें कीमतों में इजाफा करते जो अभी हुआ है? क्योंकि ये कहते हैं कि जनाब ये मुआहदे में लिखा हुआ है, IMF के साथ जो मुआहदा उसमें लिखा हुआ है ये ऑलरेडी, और ये मुआहदा आपने किया है, उन्होंने नहीं किया। मैं तो जिस तरह चलाता वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ आपको। अच्छा बताइए। हमने अभी तक ये जो है पेट्रोल प्राइसेस ये अभी तो नहीं बढ़ी ना, ये हमारे वक्त में भी बढ़ गई थी। जी जी। और उसके बाद ये है कि ये जो सुपर साइकिल है हमारे वक्त में भी तो था ना, ये तो जो पिछले जून जुलाई से शुरू हुआ है। सही है। तो IMF जो था वो भी कोई 2.5 साल हम भुगत चुके हैं उसको। सही है। तो ये नहीं है कि IMF पहली दफ़ा आया, और दिसंबर तक तो आयशा पाशा ने भी कहा था कि हर चीज़ जो है IMF के साथ सही चल रही थी। ठीक है। और आपने मार्च के नंबर देखे, मार्च के बीच में पिछले जो 2 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस इकनॉमिक थी वो पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन थी। तो इसका मतलब है हम हर चीज़ में ठीक थे, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ ठीक थी, मैन्युफैक्चरिंग ठीक थी, सर्विसेज की ग्रोथ ठीक थी, रिकॉर्ड हमारे एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड हमारे रेवेन्यूज थे, और उसमें अगर आप देखें रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थे, और अनएम्प्लॉयमेंट जो थी 5.5%। हर चीज़ ठीक। बुनियादी सवाल ऐसा है कि जनाब हादसात एक आध दिन में नहीं होते, इसके लिए पूरी ज़माने लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसकी वजह से सारा मलबा यहाँ पर आ रहा है, या जो अभी हुकूमत कर रही है आपको लगता है कि वो सब सही है, सब बेहतर है, जो हो रहा है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर हो रहा है? महंगाई करना या पेट्रोल को 250 तक ले जाना इनकी मजबूरी है और वाकई में सही करना है, या इसका मुतबादल भी है? देखिए ये तो इस वक्त तो इन्होंने जो इनकी जो डायरेक्शन, तो मुझे कोई डायरेक्शन लेस ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रूर बिल्कुल जिस वक्त ये सुपर साइकिल नीचे गया, पेट्रोल प्राइसेस नीचे गई, और उसी से ही जो आपका लिंक्ड होती हैं LNG प्राइसेस, उससे लिंक्ड हैं आपके कोयले की और बाकी जो है प्राइसेस हैं, तो वो जब नीचे जाएंगी तो इनको फिर बिल्कुल पास ऑन करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे जो है इस वक्त जो मुश्किल नज़र आ रही है कि ये सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, इस वक्त बढ़ाते जा रहे हैं ना, इस वक्त जो लोगों को जो इन्फ्लेशन दे रहे हैं, हमने अगर उसमें सब्सिडीज़ देनी थी तो फिर इन्फ्लेशन इतनी ना होती ना, लेकिन अब इन्फ्लेशन आपकी 30, 35, 40% इन्फ्लेशन हो जाएगी। अच्छा पास ऑन की आपने बात की, चलें एक सवाल मैं आपसे और कर देता हूँ। आपने कहा कि जो चीज़ें हैं महंगी मिल रही है वो पास ऑन करनी चाहिए। ये जो 2000 रुपये का इतना बड़ा स्टेप उठाया गया है हुकूमत की जानिब से कि गरीबों के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे, उससे आप पेट्रोल भरवा लें, उससे आप अनाज डलवा लें, उससे आप गाड़ी के जो है वो जो मुझे नहीं पता 2-2 हज़ार में क्या हो सकता है, लेकिन आप टिकट खरीद लें बस का अगर आप जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें। लोगों को कोई ने लॉलीपॉप तो देना था, वो तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो 2000 में तो हम फैक्ट्रियाँ खरीद लें।
हम पता नहीं जहाज़ खरीद लेंगे, वो तो एक किस्म से मजाक ही बन गया। अच्छा, लेकिन मैं तो रियल सब्सिडीज़ की बात करूँ। रियल सब्सिडीज़ की मैं आपको सिर्फ वो दे सकता हूँ कि हम लोगों ने पिछले साल जो हैं वो तकरीबन 900 एंड समथिंग की वो की, और कोई 100-150 बिलियन और हुआ, तो कोई तकरीबन 1,000 बिलियन की सब्सिडीज़ थी हमारी 1,000 कोई मेरे ख्याल में 1,100 के करीब। इन्होंने 300-400 बिलियन हमारे खाते में और डाल दिया, ये जो हमारे खाते में फिस्कल डेफिसिट में डाल दिया, तो 1400-1500 किया। अब 1400-1500 जो है इस साल का अगर सब्सिडी है, और अगले साल में ये लेके जा रहे हैं उसको तकरीबन 700 पे, इसका मतलब आधा कर दिया है। तो यहाँ तो सब्सिडी जो है वो आधी कर रहे हैं, और महंगाई डबल से डबल हो गई है, तो ये कैसे लोगों को मतलब तो पेट पूरा करेंगे? एक खबर आपने सुनी होगी सर, इस तरह की शुनीद है, खबरें आ रही हैं कि तेल से रूस से तेल लेने की ये बात कर रहे हैं। तो जनाब आपको क्या लगता है, तेल को रिफाइन करने का, रूस के तेल का खास तौर पर कोई ऐसी चीज मौजूद है? क्योंकि आप भी ये लेकर आए थे ना, इनिशिएटिव आपने लिया था और आप लेकर आ रहे थे, तो आपको पता होगा कि उसको रिफाइन करने का तरीकेकार हमारे पास मौजूद है। अभी इन्होंने लोगों से पूछा है रिफाइनरीज वगैरह से, लेकिन मेरे 2-3 गुजारिशात हैं उस पर। पहली बात यह है कि रूस से आपको ज़रूरी नहीं आप क्रूड ख़रीदें, तो आप डीजल भी ख़रीद सकते हैं, पेट्रोल भी ख़रीद सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सीधा ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है हमारी कई रिफाइनरीज हैं जो कि ये प्रोसेस कर सकती हैं। बाइको है, सुना है कि अटक भी कर सकती है। अच्छा, कर सकती है। लेकिन ये इसके अलावा तीसरी चीज़ ये होती है, आप स्वैप्स करते हैं। आपने वहाँ से उनका तेल लिया और दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरी जो जिनके पास कैपेसिटी है उसको रिफाइन करने की, उससे स्वैप कर लिया आपने। तो लेकिन सर तो उसमें क्या मुश्किल है? सवाल यहाँ पे सर एक और भी तो पैदा होता है, क्योंकि खान साहब ये बात बोलते हैं कि वो रूस से तेल लेकर आ रहे थे, इसी वजह से अमेरिका नाराज हो गया और फिर जनाब वहां से एक साजिश हुई, मुदाखलत हुई, हमारे लोग इस्तेमाल हुए, पैसा बाहर का इस्तेमाल हुआ, और रूस जाना, यानी खान साहब का रूस जाना उनके हुकूमत के जाने की वजह बना। अब ये तो नैरेटिव वो बनाते हैं और अवाम इसको जाहिर सी बात है समझते भी हैं, मानते भी हैं। अब क्या अमेरिका नाराज नहीं होगा जब मौजूदा हुकूमत जाएगी रूस से बात करने के लिए, मुआहदा करने के लिए, और क्या रूस मुआहदा कर लेगा? क्योंकि हमारे आम आदमी के लिए वो बेहतर होगा, ये करे, लेकिन ये होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि ये अमेरिका से डरते हैं, ये इसलिए अभी तक नहीं कर रहे कि इनका ख्याल था इस पे सैंक्शन हमें लग जाएंगी, और ये इसलिए अभी करेंगे भी नहीं। ये आपको अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लेके जा रहे हैं। सही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये करें, क्योंकि आम आदमी के लिए बेहतर होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि जनाब ये डरते हैं, और खान साहब ने ये चीज कर ली थी, और रिफाइनरी भी हमारे पास मौजूद है, रूस से तेल जो लेकर आएंगे हम उसको रिफाइन कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आई होप एंड आई विश, क्योंकि पेट्रोल जो है वो 250 रुपये लीटर के करीब, इसमें तकरीबन 1 रुपया वापस आता है अगर आप 1 लीटर डलवाएंगे 250 रुपये का, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो जनाब शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करता हूँ जनाब पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी आवाम की फलाह बेहतरी के लिए महंगाई करने के अलावा और भी कुछ सोचे। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।